बाजार में लगातार 8वें दिन तेजी का मूड। निफ्टी 60 पॉइंट्स की तेजी के साथ 25,050 के पार टिका। महिंद्रा एंड महिंद्रा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, रिलायंस ने भरा जोश। वहीं बैंक निफ्टी फ्लैट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप आज फिर कर रहे हैं आउट परफॉर्म। 3 दिनों की प्रॉफिट बुकिंग के बाद ऑटो में फिर लौटी रफ्तार। इंडेक्स 1% मजबूत। आयशर और टाटा मोटर्स निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर चुनिंदा फार्मास्यूटिकल, कैपिटल मार्केट और आईटी में भी जोश, लेकिन एफएमसीजी और सरकारी बैंक में सुस्ती का मूड। आज के बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट का जलवा। इन्वेस्टेक की बुलिश रिपोर्ट से ल्यूपिन करीबन 3% भागा, वायदा का टॉप गेनर में भी शुमार। वहीं जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट से 2% चला एस्ट्रल। साथ ही लोधा डेवलपर्स मजबूत। उधर स्पॉटलाइट, मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान जिंक भी भरपूर एक्शन में। डिफेंस शेयर्स ने फिर दिखाया दम। निफ्टी डिफेंस इंडेक्स करीबन 2% ऊपर। बीएल निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। उधर मसगांव डॉक, गार्डन रीच और भारत डायनेमिक्स में भी फुल रफ्तार। इन्फोसिस ने 19% प्रीमियम के साथ 1800 रुपए प्रति शेयर पर शेयर बायबैक का किया ऐलान। कंपनी बायबैक पर 18,000 करोड़ रुपए करेगी खर्च। शेयर करीबन 1% ऊपर। तो वहीं मार्केट रेगुलेटर सेबी की आज अहम बोर्ड बैठक। हमारे सहयोगी मनी कंट्रोल के मुताबिक बड़े आईपीओ में कम हिस्सेदारी बेचने पर मिल सकती है छूट। साथ ही रीट और इनविट्स को इक्विटी का दर्जा देने के मुद्दे पर भी चर्चा संभव। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल और आज है हमारे साथ प्रेजेंट मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। इस टाइम पे अगर मार्केट के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड माहौल लगातार हम देख रहे हैं 7 ट्रेडिंग सेशन से अच्छा दिखाई दे रहा है और वही रुख आज भी हमें मार्केट के अंदर सस्टेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। अनडाउटेडली अगर हम पिछले महीने की बात करें तो आईटी कहीं ना कहीं जो है बैकफुट पे प्ले अराउंड कर रहा था, लेकिन पिछले एक हफ्ते से आईटी में जो जोश हमें देखने को मिला है वो काफी ज्यादा अच्छा दिखाई दे रहा है। इनफैक्ट इस टाइम पे इन्फोसिस, जो कि अपफ्रंटली हेडलाइंस में मेंशन किया गया है, उसने भी आईटी का जो मूड माहौल है उसको कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की है। बायबैक की खबर से एक अच्छा खासा बाउंस बैक निफ्टी आईटी में आता हुआ दिखाई दिया है। वही रिफ्लेक्शन आज के सत्र में भी हमें देखने को मिल रहा है। टीसीएस पे भी बातें चल रही है कि यहाँ पे भी हो सकता है कि जल्द ही कोई बायबैक का जो ऐलान है वो होता हुआ दिखाई दे। इसके अलावा बाकी के सेक्टर्स की इस टाइम पे बात करी जाए तो मेजरली अक्रॉस द बोर्ड हमें जो सेक्टर्स हैं इन ग्रीन ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बस 2 सेक्टर ऐसे हैं जहां पे थोड़ा सा नरमी का मूड माहौल बना हुआ है। एक तो है पीएसयू बैंक्स और साथ में जो एफएमसीजी है, ये थोड़े से बैकफुट में प्ले कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी का मूड माहौल बना हुआ है। कल हमने देखा था कि बैंकिंग में अच्छी रफ्तार आई थी, लेकिन आज बैंकिंग थोड़ा सा, यानी कि निफ्टी बैंक थोड़ा सा फ्लैट इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। और मेजर जो हमारे लार्ज कैप ब्लू चिप कंपनी है इस टाइम पे, उनका जो मूड माहौल समझा जाए तो वो भी अच्छा ही दिखाई दे रहा है। अपफ्रंटली हेडलाइंस में मेंशन किया गया रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, अच्छे खासे गेन्स यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं, जिससे कि ओवरऑल मार्केट के सेंटीमेंट को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन मार्केट तो हमने समझ लिया कि किस तरीके का दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मार्केट में करना क्या चाहिए ये अमित जी से जान लेते हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग कंचन जी, एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जी मैम, आपने बिल्कुल सही कहा कि मार्केट का मूड माहौल पिछले 2-3 दिनों से काफी अच्छा है। प्रीवियसली हम देख रहे थे 24,900 950 एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता था, और पिछले 3 दिनों से मार्केट इन लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहा है। 25,000 के ऊपर मार्केट के लिए साइकोलॉजिकली एक अच्छा लेवल है, और अच्छी बात यह है कि अब होल्ड कर रहे हैं ये सारे की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। तो जिस हिसाब से मार्केट का भी प्लेसमेंट है, जिस हिसाब से निफ्टी में हम थोड़ा रिवर्सल देख रहे हैं, रिलायंस में भी जो हमने देखा कि ऑलमोस्ट सेलिंग एग्जॉस्टेड है, अब रिलायंस उन लेवल से रिवर्स कर रहा है, तो मार्केट को एक सपोर्ट मिल रहा है। तो जब तक 24,900 950 इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। कोई भी इंट्राडे डिप आए तो हमें बाय करना चाहिए निफ्टी को।
विद अ स्मॉल स्टॉप लॉस ऑफ लेट्स से 50 पॉइंट्स। और निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ये थोड़ी सी कमजोर पड़ी रही है मार्केट की, लेकिन यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि पिछले 2-3 सत्रों से बैंक्स लाइक एक्सिस बैंक हैव स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। एक लोअर लेवल से हम रिवर्सल देख रहे हैं। निफ्टी बैंक ने अपना 10 और 20 डेमा रिगेन कर लिया है। थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस आता है लगभग 55-200 के आसपास, जब हमारा 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। क्लोजिंग बेसिस में अगर वो क्रॉस हो जाएगा तो आई थिंक निफ्टी बैंक विल बी आल्सो पॉजिटिव इन द नियर टर्म। बट अगर किसी को इंडेक्स में ट्रेडिंग करनी है तो निफ्टी इज द प्रेफर्ड इंस्ट्रूमेंट। ओके, तो वापस से एक हल्का फुल्का जो रिवाइवल है उसके सेंटिमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बैंक निफ्टी में, लेकिन अगर आप कंपेयर करें निफ्टी को और बैंक निफ्टी को तो इस टाइम पे जो प्रेफर्ड है वो निफ्टी है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। चलिए वो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर लेके आते हैं जिसके थ्रू आप और हम कनेक्ट कर सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए। आपके पोर्टफोलियो से रिलेटेड जो भी सवाल हैं आप इस नंबर पे भेज सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी है अपने पोर्टफोलियो को लेके आप वो पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे CNBC आवाज़ को टैग कर सकते हैं, मुझे टैग कर सकते हैं और अपनी जो क्वेरीज है उसको पूछ सकते हैं। चलिए जो सबसे पहले दर्शक हैं लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं सुरेश जी। सुरेश जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी क्या सवाल है? हमारा AB कैपिटल 200 है 94 से, हाँ तो उसमें क्या किया जाए? ओके, लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि काफी पहले ही आपने ये खरीद लिया था AB कैपिटल, आई एम अज्यूमिंग राइट? जी 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 52 अपने के हाई के आसपास ही इस टाइम पे कारोबार कर रहा है। अच्छे खासे प्रॉफिट में इस टाइम पे सुरेश जी जो हैं वो बैठे हुए हैं। तो अमित जी क्या करा जाए? यहाँ से थोड़ा सा जो मुनाफा है उसको बांध लिया जाए या अभी भी इसको स्टिक अराउंड किया जाए, होल्ड करके चले? जी देखिए, जिस हिसाब से इनकी पोजीशन देख रहे हैं, ही इज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। ऑलमोस्ट 197 रुपीज का इनको गेन है, तो मेरे हिसाब से एक अच्छा चार्ट है, अच्छा स्ट्रक्चर है। डेली चार्ट्स में कंटिन्यूसली हाई लोज बन रहे हैं, वीकली चार्ट्स भी यहाँ पे बेहतरीन है। तो मैं नहीं चाहूंगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को टिंकर करें, इनफैक्ट यहाँ बने रहना चाहिए। स्टॉक में काफी स्ट्रेंथ है। एकदम नियर टर्म की बात करें तो यहाँ पे 300 से 305 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। हाँ डेफिनेटली, एट द सेम टाइम हमें अपना प्रॉफिट भी प्रोटेक्ट करना है जो उन्होंने अभी तक अचीव किया है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जस्ट टू प्रोटेक्ट द प्रॉफिट लगभग 280 के आसपास लगाइए, लेकिन स्टॉक में बने रहने की ही सलाह है। ओके, तो इस टाइम पे 280 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और होल्ड करके आप चल सकते हैं AB कैपिटल को। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले जो दर्शक हैं बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अनुज जी। अनुज जी गुड मॉर्निंग। हाँ गुड मॉर्निंग मैडम। जी क्या सवाल है? हमारा BSE का 20 स्टॉक है 2731 रुपए के हिसाब से। ओके हाँ ये हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं ठीक और है। ट्रेंड का 50 स्टॉक है 5505। ठीक है, तो शुरुआत BSE के साथ ही कर लेते हैं। आज अच्छे खासे गेन्स हमें देखने को मिले हैं। दो अगर कल सेबी की जो खबरें चल रही थी उसके चलते BSE और इनफैक्ट जो बाकी कैपिटल मार्केट के स्टॉक है वहाँ पे एक थोड़ा सा प्रेशर बाउंड अप होता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन क्लैरिफिकेशन आ गया जिसके बाद आज BSE में 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी कंसर्निंग है, दो ये काउंटर ही ऐसा है कि इसका पता नहीं चलता कि कहाँ पे ये अप जा रहा है कहाँ पे ये डाउन जा रहा है। उसके चलते जो बाइंग है वो काफी ज्यादा हायर लेवल पे कर ली गई है। करीबन 2700 के भाव पे खरीदारी की गई है BSE के अंदर। 2200 के लेवल पे ही कारोबार कर रहा है। अमित जी क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने कि रिसेंटली ये काउंटर थोड़ा सा न्यूज हैवी रहा है। कोई ना कोई न्यूज के कारण यहाँ पे हम एक अच्छी खासी वॉलेटिलिटी देखते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अब इसका जो 200 डेमा का सपोर्ट आता है दैट इज अराउंड 2100। स्टॉक वहां से रिकवर करने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट लास्ट टाइम भी जब एक स्टॉक में क्रैक आया तो 200 डेमा से रिकवर किया था। तो इन लेवल्स पे अब निकलने की तो सलाह नहीं होगी। 2100 का स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। लेकिन अगर आप पूछिए कि स्ट्रक्चरली कब ये पॉजिटिव होगा, दैट विल ओनली हैपन जब स्टॉक 2400 के ऊपर निकलेगा। तो वो थोड़ा यहाँ से अभी दूर है 200 रुपए, लेकिन क्योंकि वीकली सपोर्ट आसपास है 2100 200 एमआ भी वहां पे ही है, तो एक 2100 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन में बने रहे। ओके 2100 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस और इसको आप ट्रेल करके चल सकते हैं। अमित जी एक सवाल इनका ना ट्रेंड के ऊपर है। 15 शेयर्स है इनके पोर्टफोलियो में, 5500 के भाव पे खरीदारी की गई है। ट्रेंड में ना 4800 और 4700 के लेवल तक ही गया, उसके बाद
यहाँ पे कंसोलिडेशन बार बार एक जो सपोर्ट है वहाँ पे सपोर्ट लेता है वापस जाता है, लेकिन फिर भी कोई मेजर रेजिस्टेंस लेवल को ये अभी रीच आउट नहीं कर पा रहा है, कंसोलिडेशन का फेज साइडवेज में मूव कर रहा है, क्या करा जाए यहाँ पे? जी, अनफॉर्चुनेटली इन्होंने जो ये स्टॉक लिया है दैट इज ऑन द हायर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक कंसोलिडेशन मोड में है। 500 रुपए का दायरा है इस कंसोलिडेशन का। नीचे में अगर हम देखें तो 5,000 पे एक यहाँ पे डिमांड इमर्ज होती है, और जैसे ही स्टॉक 55 5600 के आसपास जाता है वहां से हम एक पुल बैक, एक क्रैक देखते हैं स्टॉक में। वहां पे हमारा 200 एमआ रेजिस्टेंस भी प्लेस्ड है। तो ये 500 रुपए के दायरे में स्टॉक ट्रेड कर रहा है, और अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ड्यूरिंग द कंसोलिडेशन हायर एंड ऑफ द कंसोलिडेशन में स्टॉक लिया है, और ऑलरेडी यहाँ पे लॉस देख रहे हैं, और इन्होंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो अब इन लेवल्स में मैं नहीं सलाह दूंगा कि आप निकलिए, क्योंकि कंसोलिडेटिंग स्टॉक है। 5100 का स्टॉप लॉस, सॉरी 5000 का स्टॉप लॉस लगाए जो हमारा लोअर एंड ऑफ द रेंज है, और इसको थोड़ा पेशेंटली होल्ड करें। ओके, तो यहाँ पे रखना होगा थोड़ा सा पेशेंस और होल्ड करने की सलाह ट्रेंड के ऊपर, और आपको इस टाइम पे स्टॉप लॉस स्क्रीन पे दिखा दिया गया है, 5000 का आपको लगाना होगा स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से आशुतोष जी हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, नमस्कार। नमस्कार अमित जी। जी बताइए आशुतोष जी, क्या सवाल है? मैडम मेरे पास 2500 यूनियन बैंक के शेयर हैं 129 के भाव से। इनका इस साल का टारगेट क्या रहेगा? ओके, तो 1 साल के लिए होल्ड करना है आपको, इसी जी, साल कर के लिए? सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऑन एन एवरेज अच्छे रिटर्न इसने दिए पिछले 1 साल में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करी जाए, जो हम एक्सपेक्ट करते हैं नॉमिनल मार्केट से 12 से 15% का एक एवरेज रिटर्न दे, तो इसने भी 12.5-13% के रिटर्न दिए हैं। लेकिन इसमें भी दिक्कत ये है कि 125 के भाव पे खरीदारी की गई है, वहाँ से ये इतना ज़्यादा हमें ऊपर जाता हुआ नहीं दिखाई दिया है। अब आशुतोष जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमित जी की 1 साल में थोड़ा सा रिटर्न जो है वो उनका हायर साइड में जाता हुआ दिखाई दे, तो क्या लगता है इस टाइम पे कहां तक के नंबर्स देखने को मिल सकते हैं? आता हुआ दिखाई दे रहा है 150 160? जी देखिए, रिसेंटली पीएसयू बैंक्स में थोड़ा बहुत ट्रैक्शन जरूर रहा है। यूनियन बैंक का भी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक ने एक प्राइस आरएसआई का डाइवर्जेंस लगभग 120 के लेवल में बनाया है, विच इज अ बुलिश पैटर्न। और अच्छी बात यह है कि ऑलमोस्ट इसने 200 एमआ भी रिगेन कर लिया है, और कल के सत्र में और आज के सत्र में कोशिश कर रहा है 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉस करने की। तो नियर टर्म में, बिल्कुल नियर टर्म में मेरे ख्याल से स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। इसे होल्ड करना चाहिए। थोड़े से स्टॉप लॉस डीप रखूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो 124 का स्टॉप लॉस लगाए। और ये स्टॉक अगर 137 के ऊपर निकलता है तो देन आई थिंक मे बी वी कैन सी 145। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रैक्शन पॉजिटिव है। 124 के स्टॉप लॉस के साथ इसे होल्ड करें। ओके, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी होल्ड करने की सलाह। टारगेट आपको 145 तक के देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा 124 का। 125 की खरीदारी, 1 रुपये नीचे आपको बस लगाना है स्टॉप लॉस। काफ़ी रिस्की स्टॉप लॉस वैसे अमित जी आपने दिया है यहाँ पे। 1 रुपया भी नीचे गया तो आपकी पोजीशन यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ा जाए, और वडोदरा से हमारे साथ विशाल जी जुड़े। विशाल जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम जी क्या सवाल है? जी, मेरे पास एनएलसी के 90 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 266 एंड Okay. बीएचईएल के 100 स्टॉक्स है एट द रेट ऑफ 301। 301 रुपये, ठीक है। 100 शेयर्स है ना? जी ठीक है। एनएलसी इंडिया के साथ शुरुआत कर लेते हैं। खबरों में भी बना हुआ है, कल भी तेजी थी, आज भी तेजी का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। 1.5% की तेजी, बिकॉज ये क्रिटिकल मिनरल को लेके इस टाइम पे काफी अग्रेसिवली जो है आगे बढ़ रही है कंपनी। इसने अभी रिसेंटली एमओयू साइन किया है काबिल के साथ, ताकि ग्लोबल क्रिटिकल मिनरल प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम कर सके। इस टाइम पे जो रिक्वायरमेंट भी है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि कंसर्न्स क्रिटिकल मिनरल, रेयर मिनरल अर्थ को लेके काफी ज्यादा बने हुए हैं। अमित जी, एनएलसी इंडिया क्या करा जाए यहाँ पे? खरीदारी में एक बार आपको फिर से बता देती हूँ, फॉर अ सेफर साइड 266 की खरीदारी की गई है, और 66 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में। जी, हायर स्टॉक्स साइड में ये खरीदारी काफी। एनएलसी इंडिया में रिसेंटली हमने एक ब्रेकआउट देखा फॉलिंग ट्रेंड लाइन का। पिछले 2-3 दिनों की अगर आप कैंडल्स देखें तो वॉल्यूम्स भी काफी जबरदस्त थे। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव आया लगभग 242 से लेके ऑलमोस्ट 268 के लेवल्स का। तो थोड़ा सा स्टॉक कूल डाउन कर रहा है, व्हिच इज क्वाइट नेचुरल, क्योंकि अपने मूविंग एवरेजेस से थोड़ा सा स्टॉक एक्सटेंडेड हो गया है। एट द सेम टाइम जब तक 254 इंटैक्ट है, पोजीशन में बने रहिए। 254 का स्टॉप लगाए और एनएलसी इंडिया में बने रहे। ओके, स्टॉप लॉस बता दिया गया है एनएलसी इंडिया के अंदर, और बने रहने की सलाह इस टाइम पे दी गई है। 255 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको लगाना होगा।
एनएलसी इंडिया में अमित जी, एक सवाल इनका और है। भारत हेवी इलेक्ट्रिक्स के ऊपर 301 की खरीदारी की गई है, काफ़ी हायर लेवल पे आपने खरीदारी कर ली है, और सेम एनएलसी के साथ भी, और यहाँ तो और भी ज़्यादा 52 हफ्ते के हाई को भी पार कर दिया, और उसके बाद काफ़ी हायर लेवल में काफ़ी करेक्शन उसके बाद यहाँ पे देखने को मिल गया ऑलरेडी। बट करा क्या जाए, जिस तरीके से डिफेंस सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बज़ में है, अपनी इंडिजिनियस पावर को लेके और इक्विपमेंट्स को लेके जिस तरीके से सरकार काफ़ी ज़्यादा काम कर रही है, क्या लगता है कि वो कंसर्न नहीं है इस टाइम पे कि हाई लेवल पे खरीदारी कर ली गई है, उसको सारे के सारे नंबर को सरपास करता हुआ ही जाएगा? जी देखिए, जो लेवल पे इन्होंने लिया 300, वो तो काफी दूर है इन लेवल से, तो वील हैव टू टेक इट वन स्टेप एट अ टाइम। करंटली अगर चार्ट के स्ट्रक्चर की बात करें तो 220 सपोर्ट है स्टॉक का। स्टॉक ने वो लेवल से ही एक रिवर्सल दिखाया है। 10 और 20 डेमा स्टॉक ने लगभग 220 के लेवल पे क्रॉस किया है, लेकिन फिलहाल ये एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, विच इज प्लेस अराउंड 233। तो नेक्स्ट लेग ऑफ मूव हम तब देखेंगे जब ये 233 के ऊपर कन्विंसिंगली क्रॉस करे। लेकिन इन द मीन वाइल, क्योंकि हमें चार्ट्स पे वीकली चार्ट से एक रिवर्सल पैटर्न नजर आ रहे हैं और सपोर्ट अब लगभग 222 के आसपास है, तो 222 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और थोड़ा पेशेंटली इसको होल्ड करें। ओके, थोड़ा सा पेशेंस आपको बीएचईएल के अंदर रखना होगा, 222 का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस, और होल्ड करके इस टाइम पे आप चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले व्यूअर हैं हमारे, वो पुणे से हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन जी। सचिन जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। जी, क्या क्वेश्चन है आपका? मैडम, मेरे पास जैसवाल नेको है 67,000 क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 44.49। ओके, और मेरा लॉन्ग टर्म व्यू है इसमें, तो ठीक है। आप इसका टारगेट्स बता सकते हैं? या और एक और जानकारी चाहिए थी, क्या ये क्रिटिकल मिनरल्स में कंपनी आ सकती है? क्योंकि 50 ईयर से इसका कारोबार स्टील सेगमेंट में है, माइनिंग वगैरह कर रहे हैं। ओके, तो ये तो अभी कंपनी की तरफ से ऐसा कोई अनाउंसमेंट, देखिए सचिन जी, आया नहीं है कि क्रिटिकल मिनरल में आ सकती है कि नहीं आ सकती, बट टेक्निकल बेसिस में मैं आपको बता देती हूँ। और इन फ्यूचर अगर कोई कंपनी के अनाउंसमेंट ऐसा कुछ आता है, या सरकार की तरफ से कोई ऑर्डर या कोई कोलैबोरेशन होता है, उसके बाद ही ये पता चलेगा, उससे पहले कहना तो ये मुश्किल है। अच्छे खासे रिटर्न्स इसने नो डाउट पिछले एक महीने में दिखाए हैं, करीबन 14% का अपसाइड यहाँ पे देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में भी अच्छी खासी तेजी, छोटा मिंजोला स्टॉक है, तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। अमित जी, क्या करना चाहिए? मल्टी बैगर रिटर्न ऑलरेडी इसने पिछले 6 महीने 1 साल में दिखा दिए हैं। 44 रुपये में खरीदा था, इस टाइम पे 67 पे ट्रेड कर रहा है। पिछले 6 महीने का चार्ट एक बार इसका स्क्रीन पे लेके आइए। 118% की तेजी, ईयर टू डेट में 70% का रिटर्न। अमित जी, क्या करा जाए? जितना मुनाफा है वो बांध लिया जाए या इंतजार किया जाए? कैसे दिख रहे हैं वॉल्यूम अब? जी, यहाँ पे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि ये थोड़ा सा स्मॉल कैप मिड कैप सेगमेंट में आता, तो मैं इसको इतना ट्रैक नहीं करता हूँ। लेकिन जो भी चार्ट्स पे नजर आ रहा है, डेफिनेटली एक अच्छा खासा रन अप आया है, तो थोड़ा बहुत मुनाफा तो मानना ही चाहिए। और बैलेंस की जो पोजीशन है, आप उसमें 65 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं। बट मेरा यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन ऐसा नहीं है। ओके, रेकमेंडेशन नहीं है, जैसे कि मैंने मेंशन भी किया था और अमित जी ने भी बताया कि छोटी कंपनी है, तो यहाँ पे जो वॉलेटिलिटी होती है, चाहे वो हायर साइड में हो चाहे वो लोअर साइड में हो, वो हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। भागता है स्टॉक तो भागता है, और जब गिरने की बात आती है तो वहाँ पे भी कोई नीचे सपोर्ट लेवल नहीं दिखाई देता है। तो एक बार आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से भी सलाह ज़रूर ले लें, उसके बाद ही यहाँ पे कोई अपनी जो पोजीशन है उसको बना के चले। बाकी आपको बता दिया है अमित जी ने कि क्या करना है इस टाइम पे। चलिए, अब थोड़ा सा मूड माहौल को बदला जाए, और काफ़ी सारे हमारे व्यूअर से बातचीत तो हमारी हो गई है, सोशल मीडिया की तरफ बढ़ते हैं। सोशल मीडिया में देखते हैं कि किस तरीके के सवाल इस टाइम पे आए हैं। अमित जी, सोशल मीडिया के ऊपर वोडाफोन आइडिया पे सवाल आया है। अगर उनका मानस नाम है उनका, मानस जी का सवाल आया, वोडाफोन आइडिया पे जो खरीदारी की गई है वो है 12 रुपये में खरीदारी की गई है, और 10,000 शेयर्स इनके पोर्टफोलियो में है। क्या करा जाए? CNBC आवाज़ में काफ़ी बार इसके ऊपर चर्चा हुई है, क्योंकि काफ़ी सारे कंसर्न्स वोडाफोन आइडिया में हमेशा बने ही रहते हैं, चाहे वो कोर्ट को लेके हो, चाहे इनके AGR ड्यू पेमेंट को लेके हो, काफ़ी सारे कंसर्न है, तो ये बज़ में तो रहता है, और आज भी यहाँ पे 2.5% का इजाफा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या लगता है कि जो एक एक्सपेक्टेशंस है इन्वेस्टर्स को, और इस उम्मीद में है कि शायद से ये 7 रुपये वाला 70 भी बन जाए, लगता है आपको? जी देखिए कंचन जी, स्टॉक मैनेजमेंट तो अच्छा है, स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि ये स्टॉक में कंटिन्यूअसली AGR रिलेटेड, डेट रिलेटेड कुछ ना कुछ यहाँ पे रहता है।
तो मोर देन द टेक्निकल्स, यहाँ पे फंडामेंटल्स ज्यादा हावी रहते हैं स्टॉक में, और इसीलिए स्टॉक में शायद मूव नहीं आता है। प्योरली अगर टेक्निकली बात करें तो ट्रेडर को इसमें या इन्वेस्टर को नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टॉक बेसिकली कुछ कर नहीं रहा है। अगर आप एक लंबे अरसे का भी चार्ट देखें पिछले एक डेढ़ साल का, तो नीचे में लगभग 6 रुपए और ऊपर में 12 रुपए, तो देयर इज नो वेल्थ और वैल्यू क्रिएशन। अवॉइड ही करना चाहिए इस स्टॉक को, लेकिन क्योंकि इन्होंने ले लिया है तो एक स्टॉप लॉस बताना जरूरी है। आप 7 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए और इसमें बने रहें, लेकिन कोई भी उछाल आए जहां पे आपका लॉस कम हो तो इसमें से निकलने की कोशिश करें। तो ये थी राय वोडाफोन आइडिया के ऊपर। अमित जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वीकेंड एंजॉय करिएगा। विश यू अ वेरी हैप्पी वीकेंड। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो चलिए मूड माहौल को यहाँ से भी बदला जाए, क्योंकि सीएनबीसी आवाज की एजुकेशनल पहल एफएनओ गुरुकुल एक बार फिर शुरू होने जा रहा है। 13 और 14 सितंबर को होने वाले 2 दिन के एक्सक्लूसिव वेबिनार में दिग्गज एक्सपर्ट आपको वायदा ट्रेडिंग यानी कि एफएनओ ट्रेडिंग के गुरु सिखाएंगे। साथ ही रिस्क मैनेजमेंट के साथ साथ डिसिप्लिन ट्रेडिंग क्या होती है, इस पे हमारा खास फोकस रहेगा। हमारी कोशिश ये भी है कि आपको मुनाफे वाले इलीट ट्रेडर्स की लिस्ट में शामिल किया जा सके। साथ ही 2 दिनों के इस वेबिनार के लिए फटाफट रजिस्ट्रेशन करा लें। आपकी स्क्रीन के ऊपर रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट लिंक आ गया है, और रजिस्ट्रेशन की सभी डिटेल्स क्यूआर कोड में भी आपको मिल जाएगी। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। अब यहाँ पे व्यूअर से नहीं, इसके बाद बात करते हैं डायरेक्टली क्रिप्टो की, बिकॉज हम देख ही रहे हैं कि कंट्री के अंदर क्रिप्टो से जुड़ी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको बढ़ाने के लिए और कोई नहीं बल्कि सीएनबीसी आवाज़ और कॉइन डीसीएक्स लेके आया है क्रिप्टो कॉर्नर, जिसमें आप क्रिप्टो करेंसी की हर बारीकियों के बारे में जानेंगे। साथ ही इसी कड़ी में सीएनबीसी आवाज़ की कमोडिटी एडिटर मनीषा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गई है, जो कि आज क्रिप्टो की बढ़ रही मांग के बारे में बताएगी। मनीषा जी बताइए। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन डीसीएक्स। क्रिप्टो कॉर्नर में आज हम बात करेंगे नंबर्स की। आपको बता दें कि 25,000 क्रिप्टोज़ हैं जो एज ऑफ नाउ यहाँ पर ट्रेड होते हैं, और उसमें से कुछ लिक्विड हैं, कुछ बहुत ज़्यादा लिक्विड नहीं है, पर कई तो ऐसे हैं जो पिछले 3, 4, 5 साल से यहाँ पर हैं, जो अपनी क्रेडिबिलिटी यहाँ पर दिखा चुके हैं और वहाँ पर लोगों का भरोसा ज़्यादा है। ओवरऑल मार्केट कैप की बात की जाए तो ये $4 ट्रिलियन के अब ऊपर निकल चुका है। अगर हम टॉप 10 क्रिप्टोज़ देखें जिनका मार्केट कैप ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली सबसे ऊपर यहाँ पर बिटकॉइन आता है, जिसका $2.3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है, और यहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा भरोसा, मार्केट डोमिनेंस भी बनता हुआ देखा है। फिर इथीरियम आता है जिसमें $522 बिलियन का ये मार्केट कैप है, XRP 177 का है, टीथर भी $170 बिलियन की मार्केट अब बन चुकी है, BNB 123 है, सोलाना जो कि एक और बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के तौर पर उभरता हुआ नजर आया है, इसका मार्केट कैप भी अब $120 बिलियन है। एंड देन स्टेबल कॉइन्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर USD कॉइन का मार्केट कैपिटल $72 बिलियन है। मीम कॉइन्स भी इस लिस्ट में है। डॉज कॉइन का मार्केट कैप $36 बिलियन है, एंड देन ट्रॉन, कार्डानो जैसी जो क्रिप्टोज हैं यहाँ पर 30-31 बिलियन का मार्केट कैप ये भी बना चुकी हैं। इंटरेस्टिंगली अब आप क्रिप्टो खरीद बेच तो सकते ही हैं, अपने अकाउंट में, वॉलेट में, एक्सचेंज में रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कारोबार हो सकता है, ईल्ड फार्मिंग के तरीके से इसे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ ऐसी हैं जिन्होंने यहाँ पर क्रिप्टो ATMs खोले हैं। जी हाँ, यहाँ पर अगर बिटकॉइन ATMs की बात की जाए तो US में करीबन 30,000 बिटकॉइन ATMs अब यहाँ पर हैं, जहाँ पर आप अपना बिटकॉइन निकाल सकते हैं। कनाडा में 3600 हैं, ऑस्ट्रेलिया में करीब 2,000 ATMs यहाँ पर हैं। स्पेन, पोलैंड में 300 से ज़्यादा ATMs खोले जा चुके हैं। हांगकांग, न्यूजीलैंड, एल सल्वाडोर तो ऐसी कंट्री है जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर का भी दर्जा दे दिया है। यहाँ पर भी 200 से ज़्यादा ATMs अब बिटकॉइन के लिए खुल चुके हैं। एंड देन इटली है, रोमानिया है, यहाँ पर भी 150-200 ATMs हैं। ये डेटा कॉइन ATM रेडार की तरफ से आया है। तो क्लियरली जिस तरह की पहुंच और जिस तरह की तेज़ी के साथ एवोल्यूशन और एडॉप्शन हमने यहाँ पर क्रिप्टो में आते हुए देखी है, उसका सीधा साधा उदाहरण ये है। सीएनबीसी आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय कॉइन डीसीएक्स।